हेलो टेक्सचुअल टाइटन्स, आई एम वेलकमिंग यू बैक टू द चैनल। और आज हम एक अगली पोम देखेंगे। उससे पहले देखो, ये रनिंग बैच है। जिन्हें मालूम है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं मालूम, कोई पहली बार मान लो इसी वीडियो पे आ गया तो इसलिए मैं बताता रहता हूँ कि एक रनिंग बैच है PGAT इंग्लिश लिटरेचर, टारगेट बैच है। ज्वाइन कर सकते हो। 1000 से ज्यादा MCQs होंगे। मोस्टली मैं सच बताऊं वो 3000 पहुंचेगा, मुझे मालूम है। झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है। डेली प्रैक्टिस पेपर शीट मिलती है और शीट अलग से मिलती है। 1-on-1 डाउट सॉल्विंग है। तुम चाहो तो बात कर सकते हो किसी भी बच्चे से जिसने पहले से बैच ले रखा है। दे आर रेगुलर कमेंटिंग ऑन माय वीडियोस, उनसे बात कर सकते हो। 10+ ऑनलाइन क्लासेस होनी है, केवल एक हुई है, झूठ बोलना नहीं है। और हैंड रिटन नोट्स देने हैं मुझे, जो मैं अभी दे नहीं पाया हूँ लेकिन जल्द ही दे दूंगा। और ये सब कितने में मिल जाएगा, तो आपको 299 रुपीज में मिल जाएगा। 100 रुपीज एक्स्ट्रा फॉर ऑफलाइन टेस्ट। बहुत कम बच्चे देने वाले हैं, बट स्टिल अगर कुछ हमने क्रिएट किया तो उसका काम, मेरा काम है बेसिकली प्रमोट करना, तो वो तो मैं करूंगा ही। ठीक है। और इट वाज लॉन्च्ड ऑन 16th ऑफ मई, मतलब इट इज अ रनिंग बैच। 10 से 15 दिन हो रहे हैं। तो कमिंग ऑन टू द टॉपिक ऑफ द वीडियो, without wasting any further time, you're watching Study with Prakhar. The Instagram handle is Prakhar Tripathi 011 और द टेलीग्राम ग्रुप इज द लेट ओएसिस। दिस इज इम्पोर्टेंट। टेलीग्राम ग्रुप बहुत जरूरी है, ज्वाइन कर लेना। इवन काउंसलिंग के टाइम पे भी मैं कुछ अपडेट्स देता रहूंगा। आई एम पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, अंदर का आदमी हूँ मैं। अंदर का आदमी मतलब रनिंग कोर्स है मेरा भी, मेन कैंपस है, तो मैं बताता रहूंगा नोटिस वगैरह जो भी लगेगी। कॉन्टैक्ट नंबर इज 9336903429 342। अरे इसमें 9 कहाँ गया, तो एक 9 लगा लो। 9336903429। some editing mistakes। 30 most important multiple choice questions MCQs on Keats, John Keats, Ode to Nightingale। आमतौर पे मैं पोएट के बारे पे कुछ बोलता नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा आज बोलूंगा। आई वॉज थिंकिंग टू रिफॉर्म माई टीचिंग स्टाइल इन MCQs। तो जॉन कीट्स इज बेसिकली फेमस फॉर हिज ओड्स। ठीक है। ओड्स आर मोस्ट फेमस पार्ट ऑफ हिज राइटिंग करियर। और याद रखना कि ही डाइड एट वेरी यंग एज, बहुत जल्दी मर गया, बहुत जल्दी उनका इंतकाल हो गया, डिमाइस हो गया। ही बिलोंग्स टू रोमांटिक एज। और तुमको पता होगा, अब तो रट गया होगा अगर तुम मेरी वीडियोस देखते होगे, तो 1798 से 1837। बार बार बोला करो, बोलने से चीजें याद होती हैं। खाली बैठे हो, रोमांटिक एज कुछ भी अच्छा अच्छा सा सोचा तुमने तो रोमांटिक एज याद कर लिया। अच्छा, इसके पहले कौन सी एज थी, तो एज ऑफ सेंसिबिलिटी थी। अगर इसको तोड़ के बताऊं तो इसके बाद बेसिकली इसके पहले नियो क्लासिकल एज थी, मोटी बात करूं अगर। और महीन बात करूं तो रिस्टोरेशन पीरियड था, ऑगस्टन एज था, एज ऑफ सेंसिबिलिटी थी जिसको एज ऑफ जॉनसन भी कहते हैं। फिर रोमांटिक पीरियड के बाद कौन सी एज थी, तो विक्टोरियन एज थी। ऐसे ऐसे करके खुद से ही बातें किया करो ताकि कॉन्सेप्ट पे अच्छी पकड़ आए। फिर कीट्स का डिमाइस क्यों हुआ, तो ही डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। इनको ट्यूबरकुलोसिस था और इसी की वजह से इनकी जल्दी डेथ हो गई। और अगर सही से देखा जाए तो ये अपनी पीक तक पहुंचे ही नहीं। अगर ये जिंदा रह जाते तो आज सीन कुछ और होता। ओट्स की बात करूं तो ग्रेशियन अर्न 1820 में पब्लिश हुआ, 1820। फिर ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ग्रेशियन अर्न, ओड टू नाइटिंगेल। फिर उसके बाद ओड टू ऑटम 1820, अगर गलत नहीं हो तो। ओड टू मेलेंकली, याद नहीं है मुझे इसका पब्लिकेशन। ओड टू साइक, ओड टू इंडोलेस। और ला बेली डेम सैंस मर्सी, अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। ठीक है, उसका नाम है मतलब ये। उसके बाद लामिया, ये एक पोम है। द ईव ऑफ सेंट सेंट कहना चाहिए मुझे, एग्नीस फेमस है। उसके बाद हाइपरनियन फेमस है, और फॉल ऑफ हाइपरनियन भी फेमस है। और एक सनेट भी इनका बहुत फेमस है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेट मी रिमेम्बर इट। व्हेन आई हैव फियर्स, व्हेन आई हैव फियर्स, आज ही मैंने याद किया था तुम लोग को बताने के लिए। द टाइम में कीज टू बी, हाँ, व्हेन आई हैव फियर्स द टाइम में कीज टू बी। ये बेसिकली एक इनका सनेट भी है। मैंने कहा थोड़ा सा तुम्हें बता दूं, सुन लोगे, क्या पता अगर काम आ गया कहीं पे। और इनका एक पोम है एजाबेला, वो भी बहुत फेमस है। ये कुछ वर्क्स हैं। वीडियो की लेंथ लंबी नहीं करूंगा, तुम लोग वैसे भी जल्दी में रहते हो। चलो देखते हैं। MCQs ऑन ओड टू नाइटिंगेल बाय जॉन कीट्स। ही इज फेमस, ही इज रेनाउंड एंड फेमस पोएट ऑफ हिज एज, और जो कि अपने पीक तक पहुंचा ही नहीं क्योंकि उसकी डेथ हो गई। तो अब देखो, अब थोड़ा सा मैंने 4-5 मिनट तुम्हारे खा लिए हैं, तो मैं थोड़ा तेज चलूंगा। तेज मतलब अच्छा
अच्छा खासा तेज चलूंगा, ज्यादा समय नहीं दूंगा। व्हाट इंस्पायर्ड कीट्स टू राइट ओड टू अ नाइटिंगेल, ऐसा क्या था जिसने इंस्पायर किया जॉन कीट्स को? द डेथ ऑफ हिज ब्रदर, द ब्यूटी ऑफ नेचर, द सॉन्ग ऑफ अ नाइटिंगेल इन द गार्डन, रीडिंग शेक्सपियर। बहुत आसान क्वेश्चन है, टाइटल से पकड़ लोगे तो द सॉन्ग ऑफ अ नाइटिंगेल इन द गार्डन। व्हाट इज द टोन ऑफ द ओपनिंग स्टैंजा, इसके लिए पोम पढ़नी पड़ती है भाई, कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन हाँ आप समरी वगैरह देख के आइए, शॉर्ट समरी क्विक समरी काम हो जाता है। चलो देखो इसको, देखो जॉयफुल एंड सेलिब्रेटरी, ड्राउसी मतलब नींद में है, ड्राउसी बहुत स्लो है, नम है, नींद आती है इससे जिसको पढ़ने से। मेलेंकलिक, उसके बाद रोमांटिक एंड आइडियलिस्टिक, एंग्री एंड रेबेलियस। लेट मी हिंट यू, हाँ हिंट कर देता हूँ, आंसर जो है इसी पेज पे है, गो फॉर इट, जरा देखो। तो ड्राउजी एंड मेलेंकलिक इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डज द स्पीकर लॉन्ग टू डू इन द पोम, देखो थोड़ा सा एक चीज सुनो, मैंने समय ले लिया इंट्रोडक्शन में, तो करना क्या है आपको, करना ये है कि क्वेश्चंस को पॉज करके पढ़ लिया करो, अंदाजा लगा लिया करो, ताकि मैं वीडियो की लेंथ छोटी रख पाऊँ। मुझे बड़े सजेशंस आते हैं कि वीडियो छोटी रखें, लेकिन चलो ठीक है, इसके ऊपर भी कभी बात करूंगा। आज तो मैंने मान लो इंट्रोडक्शन दे दिया, तो वीडियो लंबी नहीं करूंगा मैं, जानबूझ के वॉच आवर्स नहीं कमाऊंगा मैं। फिर नंबर 3 देखो, व्हाट डज द स्पीकर, अभी मैंने आपको पिछला आंसर बताया, हाँ बता दिया, ठीक है। व्हाट डज द स्पीकर लॉन्ग टू डू इन द पोम, स्पीकर क्या चाहता है पोम में? बिकम अ बर्ड, डाई एंड एस्केप सफरिंग, ट्रेवल द वर्ल्ड, मीट हिज बिलवड, या बिलव्ड, जो बोल लो बिलव्ड, beloved will be right. Go for it, जल्दी से देखो, तो इसका आंसर बी होगा, die and escape suffering. Which of the following best describes the form of the poem? ठीक है, फॉर्म क्या है पोम का? तो शेक्सपियरियन सोनेट है, पेट्रियार्कन सोनेट है, स्पेंसरियन स्टैंजा है, होरेशियन ओड है, क्या है? गो फॉर इट, जल्दी से। होरेशियन ओड है, होरेशियन ओड है, ठीक है। होमर के बारे में पता ही होगा, होमर के बारे में आपको पता होगा, हाँ क्लासिकल ग्रीक पीरियड जरा देख लेना, क्लासिकल रोमन पीरियड देख लेना, पैट्रिस्टिक पीरियड देख लेना, ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा देखते रहा करो। इस समय देखो तुम्हारा पेपर है, द लाइन माई हार्ट ईक्स एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन्स, हार्ट में दर्द हो रहा है और ड्राउजी नमनेस है, नींद भी आ रही है, ड्राउजी एकदम सुस्त सी नमनेस, और पेन है, उसकी वजह से पेन भी है। क्या दिखाता है, क्या सजेस्ट करता है? फिजिकल एग्जॉशन, फिजिकली थक गए हैं, इमोशनल नमनेस, कुछ भी हो, मरे जिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जॉयफुल पीस, हार्ट ब्रेक फ्रॉम लव, चलो बताओ जल्दी से। फिफ्थ, अगर मैंने इस पेज पे रोका यानी कि तुम समझ गए होगे, आंसर यहीं पे होगा, इसमें से गेस करो, तो इमोशनल नमनेस इज द करेक्ट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द नाइटिंगेल सिंबलाइज इन द पोम? रीबर्थ, इमॉर्टैलिटी एंड पोएटिक ब्यूटी, डेथ एंड डिके, द ह्यूमन सोल, क्या सिंबलाइज करती है नाइटिंगेल? गो फॉर इट, इमॉर्टैलिटी एंड पोएटिक ब्यूटी सिंबलाइज करती है। अभी मैंने होमवर्क नहीं दिया ना। What literary device is used light winged dryad of the leaves, trees of the trees, sorry. Personification, alliteration, apostrophe, metaphor. Personification, alliteration, apostrophe, metaphor. Go for it. तो इसका आंसर डी होगा, मेटाफर होगा, ठीक है। Which beverage does the speaker wish for in stanza 2? किताब खोल के बैठा करो, जरा किताब कॉपी खोल के बैठा करो, स्टैंजास की बात है, जल्दी से पढ़ लो, यही तुम्हारी तैयारी का पीक पीरियड है। मान लो अगर तुम पोएट्री के वीडियोस देख रहे हो तो इसको ऐसा देखो कि दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े, इट शुड बी परफेक्ट, और तुम दोबारा देखोगे तो इसमें मेरा ही फायदा है, इस बात को समझो, मुझे ही वॉच टाइम ज्यादा मिलेगा, मुझे ही यूट्यूब अच्छा पे करेगा, जब भी करेगा अच्छा पे करेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा काम एक बार में हो जाए, है ना? एक बार में मतलब कि तुमने एक बार वीडियो देख ली, तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुमको इस पे वापस नहीं आना है, और ना तुम आ पाओगे, ये भी चीज जान लो, ना तुम आ पाओगे, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है इसमें, अभी 8 से 10 दिन बच रहे हैं, ठीक है, 10 दिन मोटे मोटे, 2 दिन तो तुम आराम में ही निकाल दोगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। चलो आगे देखो, डराना मेरा काम नहीं, बताना मेरा काम है। एल पीने की बात चल रही है, ग्रीक वाइन पीने की बात चल रही है, बीकर ऑफ वार्म साउथ की बात चल रही है, स्प्रिंग वाटर की बात चल रही है, क्या पीना चाहते हैं हमारे स्पीकर? और दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 फॉर यू, और मैं यहाँ रुका हूँ यानी कि आंसर यहीं पे है।
बीकर ऑफ द वार्म साउथ की बात चल रही है। व्हाट डज द स्पीकर होप टू अचीव थ्रू वाइन? वाइन से क्या अचीव करने की कोशिश की जा रही है? वाइन से क्या अचीव करने की कोशिश की जा रही है? ठीक है, डू चेक इट एंड टेल मी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द स्पीकर होप टू अचीव थ्रू वाइन? क्या अचीव होना है? इंस्पिरेशन टू राइट, जॉयफुल सेलिब्रेशन, स्केप फ्रॉम द वर्ड, पेन, इटर्नल लाइफ। क्या अचीव करने की बात चले? गो फॉर इट। तो सी होगा, स्केप फ्रॉम द वर्ड पेन। आदमी पीता ही क्यों है? क्योंकि वो चीजें भूलना चाहता है। व्हाट डज फेड अवे इनटू द फॉरेस्ट डिम सिग्निफाई? क्या सिग्निफाई करता है? फेड अवे इनटू द फॉरेस्ट डिम क्या सिग्निफाई करता है? गो फॉर इट। डेथ, ड्रीम, स्लीप, इमेजिनेशन। तो डेथ। ठीक है, थोड़ी पेस आ रही है, देखो 10 मिनट में 10 सवाल। कीट्स कॉन्ट्रास्ट द बर्ड सॉन्ग विथ? कीट्स किससे कॉन्ट्रास्ट करते हैं बर्ड के सॉन्ग को? गो फॉर इट। द रसलिंग ऑफ द ट्रीज, ह्यूमन मिजरी एंड डिके, चिल्ड्रंस लाफ्टर, चर्च बेल्स। क्या सिंबलाइज हो रहा है जरा देखो, बताओ मुझे। ह्यूमन मिजरी एंड डीके की बात होती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, हिंट बता दूं क्या? हिंट बता दो क्या? इसी पेज पे आंसर है, ठीक है। द फेज, where youth grows pale and spectre thin and dies reflects। ये लाइन है यहाँ तक। ये क्या रिफ्लेक्ट करती है? where youth grows pale and spectre thin and dies reflect। क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है? एक्सप्लेनेशन पे नहीं जा रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर भी कोशिश करो। ब्यूटी ऑफ यूथ, इलनेस एंड डेथ, द जॉय ऑफ द ओल्ड, द हीलिंग पावर ऑफ नेचर। मैंने बता दिया था, यहीं पे आंसर है, जरा बताओ मुझे। तो बी होगा, इलनेस एंड डेथ की बात चलेगी। डार्कलिंग आई लिसन एंड फॉर मेनी अ टाइम शोज द यूज ऑफ। क्या यूज हुआ है? क्या यूज हुआ है? इंजैममेंट। चलो होमवर्क ले लो, ठीक है, ये बहुत काम आएगा, ये तुमको एमए के अंदर बहुत काम आएगा, पहले ही बता देता हूँ। और हाँ, एक चीज और याद रखना, होमवर्क में जितने देता हूँ नहीं कमेंट करते हो तो कम से कम खुद पढ़ लेना, तुमको एमए में अंदर बहुत काम आएगा अगर तुम मास्टर्स कर ही रहे हो। याद रखना, बहुत बुरी हालत है। बुरी हालत क्यों है ये भी बता देता हूँ। 300 बच्चा लगभग लगभग मेन कैंपस में एडमिशन लेता है, 150 बच्चा बैग से परेशान हो जाता है। ठीक है, डरा नहीं रहा हूँ, तुम एडमिशन लो, मैं खुद चाहता हूँ तुम एडमिशन ले लो, लेकिन ये स्थिति है, कारण कि बेसिक्स कमजोर हैं, खाली कर दिए हैं बेसिक्स। तो खाली बेसिक्स के साथ मत आओ, टाइट बेसिक्स के साथ आओ कि यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ ना, कि जो तुम कर रहे हो उसमें तुम अच्छे हो। गो फॉर इट। 13th का ए होगा, एंजॉयमेंट। द पोम्स मूड shifts between hope and fear, joy and grief, reality and imagination, love and hatred। Reality and imagination। How does the speaker attempt to join the nightingale? स्पीकर कैसे नाइटिंगेल को ज्वाइन करने की कोशिश करता है, यानी जॉन कीट्स कोशिश करते हैं, सॉरी करते हैं। थ्रू डेथ, डेथ के थ्रू, थ्रू स्लीप, थ्रू वाइन, थ्रू पोइट्री। स्लीप, वाइन, पोइट्री में से ही एक आंसर है, और एक चीज का जिक्र आ चुका है पीछे, एक आंसर सही मतलब क्वेश्चन में था ये, तो किसकी बात हुई है? तो गो फॉर इट। इट इज क्वेश्चन नंबर 15 है ना, थ्रू पोइट्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि तुम्हें तुम्हें ऐसा लगा होगा, कि वाइन होगा, लेकिन वाइन नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो, हाउ डज द स्पीकर अटेम्प्ट टू जॉइन द नाइटिंगेल? नाइटिंगेल को वो ज्वाइन कैसे करेंगे? तो ही इज जॉइनिंग द नाइटिंगेल थ्रू पोइट्री। ये याद कर लेना, ये इसमें बहुत गलती होगी। मैंने भी हिंट दिया था कि पीछे बात हो चुकी है, पीछे बात पोइट्री की थी मैंने, बहुत सारी पोइट्री बताई थी उनकी, तो दिस वाज द हिंट फॉर यू। 16 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज सजेस्टेड बाय दाउ वाज नॉट बोर्न फॉर डेथ इमॉर्टल बर्ड? ठीक है, यू वाज नॉट बोर्न फॉर डेथ, यू वाज नॉट बोर्न फॉर डेथ। अब देखो, राइटर्स पोएट्स के साथ ये खास बात होती है कि ग्रामर की ऐसे की तैसे भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर्टिकुलरली इस कॉन्सेप्ट को हम पोएटिक लाइसेंस कहते हैं, पोएटिक लाइसेंस।
तो इसी पेज पे आंसर है डी तक हम नहीं जाएंगे। द स्पीकर बिलीव्स इन द बर्ड्स लिटरल इमोर्टैलिटी। द बर्ड इज अ सिंबल ऑफ इटर्नल आर्ट और सॉन्ग। बर्ड्स लिव फॉर एवर। ठीक है, क्या है, क्या सही है बताओ जरा मुझे। तो इसका आंसर होगा आंसर बी। ठीक है, द बर्ड इज अ सिंबल ऑफ इटर्नल आर्ट और सॉन्ग। आई हैव बीन हाफ इन लव विथ पीसफुल डेथ। पावरफुल लाइन्स है। आई हैव बीन हाफ इन लव विथ ईजफुल डेथ, बहुत पावरफुल लाइन्स हैं। 17 अ सुसाइडल डिजायर। सुसाइड की स्पेलिंग देख लेना, बहुत बच्चे गलत करते हैं। बेसिकली आई टीच एट 6 प्लेसेस, 6 जगह मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं कॉपी कॉपी रेगुलर चेक करता हूँ। ठीक है, यूट्यूब अगर जोड़ दोगे तो 7 जगह हो जाएगा। तो कॉपी में रेगुलर चेक करता हूँ, तो मुझे मिलती हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करता हूँ, मैं भी करता हूँ। और ऐसी मिस्टेक्स जिन्हें मैं काटता हूँ वही मैं गलत करके आता हूँ, कारण कि जल्दी में हो गया, जल्दी में हो जाता है, पता नहीं चलता। तो इसके लिए जो बचपन वाली आदत है ना कि बोल बोल के लिखना है, वो वाली आदत पे वापस चले जाओ, फायदा होता है। चलो, सुसाइडल डिजायर, द ब्यूटी ऑफ डेथ एंड एज एन एस्केप, अ फियर ऑफ mortality, a fascination with horror. द ब्यूटी ऑफ डेथ एज एन escape। ठीक है, डेथ हो गई, भाग गया, मतलब बच गए। What is the Nightingale's environment described as in stanza 5th? ठीक है, नाइटिंगेल के आसपास का वातावरण या नाइटिंगेल की वजह से जो वातावरण है उस वो किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है स्टैंजा नंबर 5 में। सनी एंड क्लियर, मिस्टीरियस एंड शैडोवी, ठीक है, cold and stormy, luxurious and dreamy. Go for it. थोड़ा सा तेज रहो। 18 का बी होना चाहिए, mysterious and shadowy. Question number 19. The poem explores which romantic theme most strongly? कौन सी रोमांटिक थीम बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इस्तेमाल होती है इस पोम में? पॉलिटिकल रेवोल्यूशन और उसके बाद सोशल जस्टिस, ये दोनों नहीं है, मैं ही बता देता हूँ। चलो यहाँ बताओ। द पावर ऑफ इमेजिनेशन, द वैल्यू ऑफ साइंस। तो इसका आंसर क्या होगा? द पावर ऑफ इमेजिनेशन इसका आंसर होगा। व्हाट कॉजेज द नाइटिंगेल टू फ्लाई अवे? ऐसा क्या है जो नाइटिंगेल को उड़ने पे मजबूर कर देता है या भाग जाती है वो? फियर ऑफ द पोएट, अ लाउड नॉइस, नेचर फ्लाइट एज डॉन ब्रेक्स, और द स्पीकर्स इमेजिनेशन फेड्स। सारे ही ऑप्शन अच्छे हैं, इसका आंसर डी होगा। एक चीज और जानो, एक चीज और जानो, जब तुम लोग वहां पे यानी कि जब पेपर दोगे, जिस दिन पेपर दोगे, जब सवाल देखोगे तो तुम्हें 2 ऑप्शन सही लगेंगे। सब में सारे क्वेश्चन ही ऐसे आएंगे, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें तुम्हें 2 ऑप्शन सही लगेंगे। तो मेंटली प्रिपेयर्ड जाना इस चीज के लिए। विच mythological references appear in the poem? क्यूपिड एंड साइक, लीथ रिवर है, पैराडाइज लॉस्ट में भी इसका जिक्र है, इसको लीथी भी कई लोग कहते हैं। मैथोलॉजिकल टेक्स्ट में लीथी, वहां के ओरिजिनल एबोरिजिनल लोग ये बोलते हैं। बाकस, प्रोमेथियस एंड हिट्स, मार्स एंड वीनस। इनकी कहानी जानने का कोई मतलब नहीं है, नाम याद कर लो बस। एक्स्ट्रा होमवर्क दे दूं और तुम परेशान रहो, जानने का मतलब है लेकिन अभी नहीं है, अभी तुम्हारा काम ज्यादा जरूरी है। तो चलो देखो 21 बताओ। लीथ रिवर, लीथ एंड बाकस। अब देखो, ये तुम्हारा होमवर्क हो गया कि तुम लीथ के बारे में पढ़ के आओ और बाकस के बारे में पढ़ के आओ, बाकी छोड़ दो, है ना, बाकी चीजें छोड़ दो। हाउ डज द पोम एंड? पोम किस तरह से खत्म होती है? विद अ होपफुल मैसेज, विद अ रिटर्न टू जॉयफुल रियलिटी, विद डाउट अबाउट वेदर इट वाज अ विजन और अ ड्रीम, विद द डेथ ऑफ द स्पीकर। किससे खत्म हुआ ये पोम? गो फॉर इट, जरा ट्राई मारो। यहीं पे आंसर है, इसलिए यही खुला हुआ है, अगर तुम्हें लग रहा हो ये आंसर है तो। विद डाउट अबाउट वेदर इट वाज अ विजन और अ ड्रीम। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाज इट अ विजन और अ वेकिंग ड्रीम? वही वाली लाइन, मतलब कि जिस पे हमारा सवाल था पिछले वाला, उसी सेम चीज पे ये बेस्ड है। द स्पीकर इज डिल्यूजनल, डिल्यूजनल मतलब अपना ही घर बना लेना, अपनी दुनिया बना लेना। द स्पीकर इज अनसर्टेन अबाउट रियलिटी, द स्पीकर इज
hallucinating, the speaker regrets sleeping, the speaker regrets sleeping, तो क्या क्या होगा आंसर, डू टेल मी। तो द आंसर इज बी, द स्पीकर इज अनसर्टेन अबाउट रियलिटी। आसान क्वेश्चन था ये, बुरा मत माना करो अगर मैं बोल दूं आसान है। देखो बेसिकली मुझे पढ़ाना है, और तो इस वजह से मैं पढ़ के थोड़ा बहुत आता हूँ, थोड़ा बहुत क्या, बहुत पढ़ के आता हूँ। तो इस वजह से इतना दुखी होने वाली बात नहीं है। अगर तुम प्रिपरेशन मोड पे हो तो दूसरी बार वीडियो देख लेना, एक वीडियो दो बार देख लो, अपने आप सही होने लगेगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो इतना दुखी मत हुआ करो कि अगर मान लो क्वेश्चन भी गलत हो जा रहा है तो पॉजिटिव रहना है, हमें पॉजिटिव अप्रोच के साथ पढ़ाई करनी है। क्योंकि अगर दुखी होके कुछ होता ना तो जितने दुखी लोग हैं वो बहुत आगे होते हैं, और जो काम करता है वो हमेशा पीछे होता है। तो ऐसा तो होता नहीं है, काम करते रहना है। Which sensory image is dominant in the poem? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं रखूंगा, खैर ये आएगा नहीं मुझे ये मालूम है, लेकिन फिर भी तुम्हें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर सेंसरी इमेजेस। टेस्ट की है, टच की है, साउंड की है, और साइट यानी विजन की है। ठीक है, गो फॉर इट। साउंड की है, ठीक है, साउंड का, क्योंकि नाइटिंगेल भाई गा रही है, बोल रही है। अब मैं नाइटिंगेल की तरह आवाज तो निकाल नहीं सकता, मेरी आवाज खुद ही बाहर है, चिल्ला चिल्ला के बच्चे के पीछे बाहर भारी हो चुकी है। ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग में चिल्लाना ही पड़ता है, यहाँ तो आराम है, जैसा चाहो वैसे बोलो, गलत भी बोल दो सॉरी बोल के आगे बढ़ो, वहां तो गलत बोल दो तो हल्ला हो जाता है। विच फिगर फ्रॉम क्लासिकल मैथोलॉजी इज नॉट मेंशन्ड इन द पोम? तो यहाँ पे देखो नॉट लगा हुआ है, ये इस क्वेश्चन को मैं अच्छा मानूंगा। इस क्वेश्चन को अच्छा इसलिए मैं मानूंगा क्योंकि ये क्या करेगा, जितने भी फिगर्स हैं उनसे इंट्रोड्यूस करा देगा, और जो नहीं है ये भी पता चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं अच्छा मानूंगा, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। चलो बताओ, लीथ, ड्रायड, बाकस, ऑफस। इसको ऑफियस कहना चाहिए, ऑफियस, ऑफियस। ऑफिस कौन लोग कहते हैं, मेरे मुंह से ऑफिस क्यों निकला, क्योंकि जो जो वहाँ के लोकल्स हैं, ठीक है, गूगल पे जाओगे और अगर तुम मांगोगे कि व्हाट इट इज प्रोनाउंस्ड इन द लोकल लैंग्वेज या एबोरिजिनल लैंग्वेज, तो वो दोनों बताएगा। इस तरह से भी यूज किया करो, नहीं करते कोई बात नहीं, अभी उतना कोई जोर देने की जरूरत नहीं है, आगे चल के काम आएगा। तो यू शुड नो द एबोरिजिनल प्रोनाउंसिएशन प्लस स्टैंडर्ड वाला प्रोनाउंसिएशन, यू शुड नो द बोथ वंस। ठीक है, मैं मेरा काम है बताना, मैं तो बताता रहूंगा भाई। चलो गो फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 25 ऑन द स्क्रीन। तो इसका आंसर होगा डी, ऑफिस। ठीक है, इसको ऑफिस भी पढ़ सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। Which poetic technique dominates Keats style in this ode? किस पोएटिक टेक्निक के ऊपर जोर दी है जॉन कीट्स ने? ब्लैंक वर्स पे, हेरोइक कपलेट्स पे, लश इमेजरी एंड सेंसुअस डिटेल पे, पैराडॉक्स एंड आयरनी पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, और लेट मी हेल्प यू। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर इसी पेज पे है, इसलिए मैं पीछे नहीं गया, ये सब तो कॉमन सेंस है। लश इमेजरी एंड सेंसुअस डिटेल, देखो ये तो चीटिंग कराना हो गया है ना, कि मैं तुमको हिंट दे देता हूँ कि ये आंसर है, लेकिन ये चीटिंग नहीं है, इससे तुम्हें याद होंगी चीजें, इससे तुम्हें याद होंगी, मेरा ये मानना है कि चीजें याद होंगी। मुश्किल तो सब लोग बना देते हैं चीजों को, मेरा काम है आसान बनाना, तो थोड़ी सी मदद मैं आपको आपकी कर देता हूँ। द पोम कॉन्ट्रास्ट, पोम क्या कॉन्ट्रास्ट करती है? मोर्टैलिटी एंड इमोर्टैलिटी, रियलिटी एंड फिक्शन, वॉर एंड पीस, अर्थ एंड स्काई। तो इसका आंसर होगा ए, मोर्टैलिटी एंड इमोर्टैलिटी। क्वेश्चन नंबर 28, गो फॉर इट। कीट्स ओड्स वर मोस्टली रिटन इन, कीट्स की ओड कब लिखी गई थी ज्यादातर? ठीक है, तो बताओ चलो। वैसे अगर मैं सही बताऊं, सही बताने का मतलब ये है कि पब्लिकेशन ईयर्स तो डिफरेंट डिफरेंट है, नो डाउट, लेकिन किस एज में कीट्स वाज हाईली एक्टिव, बहुत एक्टिव है। जैसे ओड टू नाइटिंगेल 1819 में आया है, ओड टू नाइटिंगेल 1819 में आया है। ठीक, तो अब भाई मैंने हिंट दे दिया है, एक ईयर बोल दिया है, और वही इसका आंसर भी है। अगर अगर लेकिन अगर मैं देखूं, अगर मैं तुमसे बहुत
बड़े पैमाने पे बात करूँ ना तो 1820 में भी ही वॉज एक्टिव। ऐसी बात नहीं है कि ही वॉज नॉट एक्टिव ड्यूरिंग द 1820s। ये सवाल कुछ इस तरह पूछे जाना चाहिए था। इस सवाल में भी थोड़ी गड़बड़ है। अब गड़बड़ इसलिए है क्योंकि मैं डिफरेंट डिफरेंट बुक से उठाता हूँ, 2-3 किताबें चलती हैं तुम्हारे लिए, और कुछ कुछ यूजीसी नेट के सवाल हो गया और बाकी जगहों से जो सवाल आते हैं तो मैं वहां से उठा लेता हूँ इनको, फिर जॉट डाउन करता हूँ, फिर बनाता हूँ, फिर पीडीएफ लेके आता हूँ। तो कई बार जो सवाल आए भी रहते हैं वो भी गलत रहते हैं, ये भी जानो। इवन इवन एग्जाम, एक ऐसा एग्जाम जिसमें तुमको जॉब मिलनी है उसमें सवाल गलत आ जाता है और फिर सबको ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं, बोनस मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि 1820 भी सही हो सकता है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ 1820 की तो मुझे तुम्हें प्रूफ भी तो देने हैं। ओड टू ग्रेशियन अर्न जो बहुत फेमस है वो पब्लिश हुआ है, मतलब पब्लिश होना ही, हाँ पब्लिश ही है। और फिर ओड टू ऑटम भी पब्लिश हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो सवाल क्या है हमारा, रिटर्न का था, ठीक है, रिटर्न का। इस वजह से मैंने 1819 को चुना, समझे इस बात को, क्योंकि 1820 भी सिग्निफिकेंट ईयर है किड्स की लाइफ के लिए, और 1819 भी बहुत सिग्निफिकेंट है। लेकिन 1819 में ही वॉज हाईली एक्टिव मतलब बहुत ज्यादा लिखा है। वॉट मीटर इज यूज इन ऊट टू नाइटिंगेल, किस मीटर का इस्तेमाल हुआ है, बहुत बार आ चुका है ये सवाल, इस तरह का सवाल। मीटर को भी मैं इंपॉर्टेंट कहूंगा। देखो तुम लोग टोन का एक अलग पेज बना लेना, टोन के लिए एक अलग पेज बना लेना। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बाद में आके थैंक यू ही बोलोगे। और चलो आयम्बिक पेंटामीटर है, ठीक है, बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लो। ट्रॉकिक टेट्रामीटर, डेक्टालिक हेक्सामीटर, एनापेस्टिक ट्राईमीटर। अब ये देखो, ये यूजीसी नेट का सवाल है, ठीक है, देखो कितने टफ टफ ऑप्शंस दिया हुआ है इसमें, ये और ये। इत्तेफाक से ये तीनों ही नहीं है, यही आयम्बिक पेंटामीटर ही सही है। लेकिन लुक एट द लेवल, किस तरह के मीटर्स और जो जो भी ये दिया हुआ है, कितना टफ बना दिया जाता है। एक आसान से सवाल को टफ कैसे बनाते हैं। अब बच्चे को ये लगेगा कि ये भारी है, बच्चा मतलब हम ही लोग को क्या लगेगा कि बहुत भारी भारी ऑप्शन है, इस वजह से ये सही हो सकता है। लेकिन अगर किसी ने सच में डेप्थ में पढ़ाई की है तो काम हो जाएगा। व्हाट रोल डज नेचर प्ले इन द पोम, नेचर का क्या रोल है इस पोम में। इट इज अ पॉलिटिकल मेटाफर, it is indifferent to human pain, it heals all suffering, it is mechanical and scientific, go for it. So option B is correct, it is indifferent to human pain। और इसी के साथ खत्म होता है ये। यू आर वाचिंग स्टडी विद प्रखर, प्रखर त्रिपाठी 011 इंस्टाग्राम आईडी है, आ सकते हो। मेरी कुछ और इंस्टाग्राम आईडीज भी हैं, जैसे मैं पेड़ वगैरह भी लगाता हूँ तो उसके भी प्लांट मोर ट्रीज पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप है दलित ओएसिस, और अगर तुमको कोट्स वगैरह बड़े पसंद है तो तुम आ सकते हो पेन डेटिंग का पेपर पे, पब्लिक पेज है, खुद से चेक कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर है 9336903429। फिर से एक गलती हो गई। अच्छा, हम लोग सवाल में नहीं गलती की है, हमने सवाल में नहीं गलती की, जवाब में नहीं गलती की, अपना ही नंबर गलत लिख दिया। ठीक है, देखो ये आंसर की दिख रहा होगा, इसके बाद आंसर की भी है, बहुत छोटा छोटा सा आंसर है। ठीक है, चलो फिर आओ चलते हैं, बंद करते हैं इसी के साथ। लॉन्ग लिव लिटरेचर, लॉन्ग लिव यू ऑल पीपल। ध्यान रखो, बीमार मत पड़ना, बहुत ध्यान से पढ़ाई करते रहो।